सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस नीति के लागू होने से ये कहा जा रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होने को है और ये जो नीति है ये देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। 34 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह नीति आई है। इससे पहले 1986 में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था और इस नीति की एक विशेषता यह है कि इसमें अब तक का सबसे बड़े यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों की जो है इसमें वो राय ली गई है। तो आइए देखते हैं कि इस नीति पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का क्या कहना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। कहा है कि हमको एक नए भारत के निर्माण की जरूरत है और वो भारत वो स्वच्छ भारत होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, वो समृद्ध होना चाहिए, वो सशक्त होना चाहिए, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो वो जो नया भारत, जो श्रेष्ठ भारत के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चिंतन है, उनकी जो संकल्पना है, उसको उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति जो 34 वर्षों के बाद आ रही है और ऐसे समय पे आई कल जब राफेल भी, सुरक्षा भी और शिक्षा भी दोनों एक साथ उतरे हैं जमीन पर। और मैं ये समझता हूँ ये अद्भुत और ऐतिहासिक दिन था कल का, जब देश के इतिहास में सुरक्षा और शिक्षा दोनों एक साथ जमीन पर उतरते दिखाई दिए हैं। लोगों ने हर्ष महसूस किया है। जो ये शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति जिसके बारे में चर्चा हुई, मुझे लगता है कि दुनिया का इससे बड़ा परामर्श कोई आज तक नहीं हुआ होगा किसी नीति पर, कि ग्राम समितियों से लेकर सरकारों तक, शिक्षा मंत्रियों से लेकर के पूरे देश के छात्र हों, अभिभावक हों, शिक्षक हों, शिक्षाविद हों, वैज्ञानिक हों, विशेषज्ञ हों,
एनजीओज हों और भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से इस शिक्षा नीति पर व्यापक परामर्श हुआ जो हम कि देश के लिए शिक्षा नीति बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के लोग उसमें सहभागिता दें। जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, दो फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। स्कूल के रिफॉर्म्स की तरफ आए तो इसमें काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। सबसे पहली चीज़ तो 1986 में जैसा कि आईसीडीएस स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। करिकुलम के अलावा यूनिवर्सलाइजेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो लिखा हुआ है, तो इस शिक्षा को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। इसका जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहां पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, अर्थात रिप्लेस करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में आई थी, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने संशोधित किया था। अब इसके जो अन्य जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी एक नियामक आयोग होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य कर दिया गया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्कूलों में 10+2 का वर्तमान सिस्टम अब खत्म होगा और अब नया सिस्टम जो शुरू होगा वो होगा 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे अगले 3 साल का जो स्टेज है वो कक्षा 3 से 5 तक का होगा,
यानी कक्षा 3, 4 और 5 ये एक अलग स्टेज यहाँ पर बनाया गया है। और इस स्टेज के बाद 3 साल का जो अगला जो इसका जो फॉर्मेट है वो होगा मिडिल फॉर्मेट जिसको हम कहेंगे, अर्थात कक्षा 6 से 8 तक का, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 को शामिल किया गया है। अब छठी कक्षा से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। चौथा जो स्टेज है वो कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा, जो कि 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब बच्चा साइंस के साथ आर्ट्स के विषय भी पढ़ सकता है। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अब देखना है कि इसको किस तरह से लागू किया जाएगा। सरकारी जो स्कूल हैं उनमें वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उसमें क्या बदलाव आएंगे, तो उसको लेकर कहा गया है। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे, यानी 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। छठी कक्षा से रोजगार पर प्रावधान किया गया है। नई शिक्षा नीति में अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप की कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों यानी ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इसे विभाजित करना शामिल है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू की जाएगी। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इन छात्रों के हित में यह एक बड़ा फैसला है।
अर्थात अगर कोई बच्चा 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको उन 2 साल की पढ़ाई का भी लाभ प्राप्त होगा, और फिर अगर वो बाद में उसे शुरू करना चाहता है तो पढ़ाई अपनी शुरू कर सकता है। नई नीति में एमफिल को खत्म कर दिया गया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। तो एमफिल को नई शिक्षा नीति में खत्म कर दिया गया है और पीएचडी को जो है वो इसमें बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई बनेंगी एक रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि ये इनकी जगह पर जो है एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। कॉलेजों में एडमिशन के लिए, देश के सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा और उस कॉमन टेस्ट को पास करने के बाद ही कॉलेजों में एडमिशन दिए जाएंगे। स्कूलों में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए भी एक तंत्र बनेगा जो कि इसकी निगरानी करेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, यानी कि इनको विशेष महत्व दिया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसको भी जो है नई शिक्षा नीति में जो है इस पर विशेष फोकस किया गया है कि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दे सके। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंटर यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। एमएचआरडी का नाम बदला जाएगा और अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। तो ये इसके नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य प्रावधान थे। अब आगे हम इस पर देखेंगे कि जो शिक्षाविद हैं उनकी इस पर क्या राय है। कि नई शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली है। आपको नई शिक्षा नीति में ऐसे कौन से प्रावधान लगते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं? 34 वर्षों के बाद हम लोगों को नई शिक्षा नीति मिली है, तो इसके लिए हम लोग सभी उत्साहित हैं और मैं पूरी आशा करती हूँ कि इससे हमारे शिक्षा जगत को जो है उससे लाभ पहुँचेगा।
इसमें जो है चीज़ें आई हैं वो बहुत अच्छी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई हैं। जैसे कि एक तो मेरे को लगता है कि जो हम प्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो अब इन्होंने थोड़ा सा नीति में ये बदल दिया गया है कि अब हम 3 साल के बच्चे को जो है स्कूल में ला सकते हैं। तो क्योंकि 3 साल के, क्योंकि आप जब हम पहले एक बार चर्चा भी करते हैं कई बार, तो हम ये देखते हैं कि 3 से जो 6 वर्ष का समय होता है वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी समय जो है बच्चों की नींव भी पड़ती है। तो वो बच्चे यदि स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे लिए उसका फ़ायदा है। और क्योंकि वो फीडिंग कैडर हमारा जो है वो आंगनवाड़ी है स्कूलों का, तो आंगनवाड़ी में यदि आंगनवाड़ी के साथ हम उनको प्री एजुकेशन के रूप में या प्री स्कूलिंग के रूप में यदि हम उसको इस्टेब्लिश करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक सुझाव है शिक्षा नीति में। दूसरा जो हम कह रहे हैं कि 1 से 5 तक मातृभाषा में पढ़ाना है हमें, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है अपनी भाषा में अच्छी तरह से सीखता है, और अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें उनके साथ मिक्सअप होने के लिए, बच्चों से के साथ बच्चा बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हीं की भाषा में बात करें। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें विषय है जिसमें हम कह रहे हैं। ऊपर जो उन्होंने कहा है कि एक संकुल, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे यहाँ पहले भी बहुत पुराने समय में आपने देखा होगा जब हम उत्तर प्रदेश के अंग थे, तब भी हमारे यहाँ एक न्याय पंचायत एरिया होता था, ग्राम पंचायत एरिया होता था, तो वो एरिया का स्कूल कहलाता था। तो उस समय भी एक संकुल, जो ये कह रहे हैं कि स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो उस समय भी होता था कि वो केंद्र में जो एक स्कूल होता था उसको हम इंचार्ज बनाते थे, और वो आसपास के पूरे अपने क्षेत्र के आसपास के सारी सूचनाएं और वो सब एकत्र करते थे। तो जो हमारे SDI वगैरह थे वो वहाँ से सूचना लेते थे। अब इसमें जो है वो, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि स्कूल कॉम्प्लेक्स में टीचर्स जो हैं वो वहीं नियुक्त होंगे, तो टीचर्स भी अब इसमें थोड़ा स्कोप भी बढ़ेगा, ताकि जैसे अभी हम कहते हैं कि प्राइमरी में यदि देखा जाए तो एक स्कूल में 2 ही टीचर हैं, तो यदि स्कूल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे तो आपको सब विषय के टीचर्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर। और जो विषय हमारे जैसे वो है, आर्ट है, म्यूज़िक है, और उम्मीद है कि उसके टीचर्स भी हम लोगों को वहाँ मिलेंगे, क्योंकि इस पर भी संगीत और इस पर बहुत फोकस किया है उन्होंने शिक्षा नीति में, कि कला में और उसमें कि स्थानीय जो हमारे बच्चे हैं वो इस बारे में भी, अपनी संस्कृति के बारे में भी जानें। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे सेकेंडरी लेवल पे है। उन्होंने, हमारे यहाँ एक ही परीक्षा होती है सेकेंडरी लेवल पे, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। अब उन्होंने कहा है कि आपको एक सुधारात्मक परीक्षा भी करनी है, जैसे कि जैसे पहले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते थे हमारे, कि बच्चे किसी विषय में रह गए तो उनको एक सुधार के लिए एक मौका भी दिया जाएगा। तो ये अच्छे कदम है, इसमें बच्चों का जो है थोड़ा समय भी बचेगा, क्योंकि यदि बच्चा, हम पूरा का एग्ज़ाम हमारे यहाँ नहीं होते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या सुधार एग्ज़ाम, तो उसमें बच्चे का जो है वो पूरा वर्ष खराब हो जाता है। तो यदि इसको एक अवसर देंगे तो उसका साल भी बचेगा। तो इसी तरह बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन इसमें किए गए हैं, और इसमें से हम अपने राज्य के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसके लिए भी हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं। अभी 5 सितंबर को भी माननीय मंत्री जी इस पर संवाद करेंगे, और इसमें जैसे ही हमें भारत सरकार से गाइडलाइंस मिलती हैं इम्प्लीमेंटेशन की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है फिर इस पर सभी स्तर से वार्ता करके और इसमें फाइनल इसको प्रारूप देंगे अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में। प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए जो बात की जा रही है LKG UKG के संबंध में, उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वर्तमान में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर प्रशिक्षित जो हैं वो शिक्षक नहीं हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी तो शिक्षा नीति में केवल आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने की बात हो रही है, और क्योंकि उसमें ये भी कहा गया है कि जो 12वीं से तक पढ़े हुई हैं उनको जो है, यदि उन्होंने ट्रेनिंग कोई नहीं की है तो हमने, क्योंकि NCERT का एक कोर्स है, NCERT के कोर्स में डिप्लोमा कोर्स उन्होंने एक तैयार कर रखा है, तो उसके लिए 12वीं पास के लिए तो आपको 6 महीने का कोर्स देना है, और यदि जो 12वीं से कम पास है, 10वीं पास है या 9वीं पास है, तो उनको हमने 1 साल का डिप्लोमा करवाना है। तो उसमें हम पूरा प्रशिक्षण उन लोगों को देंगे, और अभी हम 3 साल से कर भी रहे हैं। जैसे इस साल भी, पिछले साल हमने 1100 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को हमने प्रशिक्षण दिया था, और उससे पहले हमने 3000 को दिया था। इस साल भी हमारे पास 3600 का आंगनवाड़ी का जो प्रशिक्षण है वो हमारा भारत सरकार से स्वीकृत हो रखा है। तो लगातार हम पिछले 2-3 वर्षों से हम इसको प्रशिक्षण कर रहे हैं, और जो उनके आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको हम बच्चों के लिए किट भी दे रहे हैं कि स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या गेम्स होने चाहिए, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, वो किट्स भी जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है ये आंगनवाड़ी जितनी भी हैं, तो इस पर हमें मैपिंग करनी पड़ेगी बच्चों, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की और सहायकों की, कि कितने हमारे जो हैं 12 पास हैं या कितने हमारे 10वीं पास हैं, ताकि हमको उसके अकॉर्डिंग जो है उनको डिप्लोमा कोर्स पूरा करा सकें।
क्योंकि अभी वो बात नहीं है कि हमें इसको विद्यालय शिक्षा में का इसका हिस्सा बनाना है या विद्यालय शिक्षा में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसी कोई बात अभी नहीं है। जो नई हमारी नीति आई है प्रारूप में उसमें नहीं है, लेकिन यह है कि धीरे धीरे जो है हम उसको प्री प्राइमरी के रूप में जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों को। धन्यवाद मैम। शिक्षा नीति को लेकर जो पूरे देश में एक कौतूहल है, उसमें आप क्या देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति में जो पहली बात है जो मुझे बहुत अच्छी महसूस हुई कि कोठारी कमीशन में जो 1964 में आया था उसमें एजुकेशन पे 6% जीडीपी की बात की गई थी। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस नई जो नीति है शिक्षा नीति में उस शिक्षा पर 6% खर्च करने की बात की गई। दूसरा, एजुकेशन में जो हमारी स्कूल शिक्षा है उसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, जो गांधी जी की नई तालीम से मेल खाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, स्टूडेंट को, छात्र को किसी न किसी काम में उसकी कौशल होना चाहिए। इससे श्रम की महत्ता को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और व्यक्ति किसी न किसी कौशल में भी प्रवीण बनता है। तो ये इसकी अच्छी जो शिक्षा नीति है उसमें ये बात प्रशंसनीय। नई शिक्षा नीति में जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो शिक्षा के लिए होगा कि जो LKG, UKG और उसके बाद फर्स्ट जो कक्षाएं हैं, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है इससे आने वाला है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्री प्राइमरी शिक्षा की बात की गई है। भारतीय संदर्भ में इसमें यद्यपि मेरी दृष्टि से इसमें कई कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि हम सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं तो आंगनबाड़ियाँ हैं और विशेष रूप से अध्यापकों की जो शैक्षिक योग्यता है, क्योंकि अगर इस उम्र को हम बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र मानते हैं तो लाजमी है हमारे पास योग्यतम अध्यापक होने चाहिए और अभी तक हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से हम तात्कालिक रूप से इन विद्यालयों में शिक्षकों की आपूर्ति कर पाएँ। यद्यपि कहा गया है कि नीति में कि हमारे जो आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ती हैं उनको 6 माह का डिप्लोमा या साल भर का डिप्लोमा किया। सर, जो शिक्षकों की जो बात है, जैसे कि अभी तक जो है वो 30 और 1 का जो रेशो है उस पर लेकर जो है वो कक्षाएं जो है संचालित की जाती हैं। क्या नई शिक्षा नीति में शिक्षक और छात्र अनुपात के बारे में भी ऐसा कुछ बताया गया है कि इसमें कोई परिवर्तन होगा? हाँ, इसमें अनुपात की बात है, इसको कम किया गया है, 25:1 का अनुपात किया गया है। लेकिन इसमें हमारी धारणा ये है कि केवल संख्या के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, अगर कक्षा 1 से 5 तक की बात करें, वहाँ पर ये कहे कि 25:1 का रेशियो होना चाहिए, तो हमको कक्षाओं को भी ध्यान में रखना होगा, विषयों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए हमको रेशियो से तात्पर्य केवल संख्याओं का ही नहीं बल्कि हमको कक्षाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति में जब ये एक्शन में आएगी तो इस बिंदु पर ध्यान दिया जाएगा। एक और जो एक विषय है जो शिक्षकों में जो है काफ़ी उसमें जानने की उत्सुकता है कि जो फॉर्मेट इस समय बनाया गया है 5+3+3+4 का, तो क्या जो संवर्ग जो संचालन होगा वो इन फॉर्मेट के आधार पर होगा या जो वर्तमान में जैसी चल रही है व्यवस्था वो उसी व्यवस्था के तहत होगा? अर्थात मतलब जो पहले जो 5 साल हैं क्या उनके लिए अलग से शिक्षक नियुक्त होंगे और जो उसके बाद जो +3 है, 3rd, 4th और 5 उसके लिए अलग से शिक्षक होंगे और जो फिर 6th, 7th, 8th है उसके लिए अलग से शिक्षक होंगे, या वर्तमान फॉर्मेट में ही ये चलेंगे या कुछ नया
इसमें देखने को मिलेगा? देखिए, अभी ये प्रारंभिक तौर पर शिक्षा नीति को रखा गया है राष्ट्र के सामने, और इस पर राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को अपने तरीके से जैसी जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार लेजिस्लेशन भी आएंगे, उसी तरीके से निर्णय भी होंगे। हम ऐसा समझते हैं इस मामले में। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या इसमें जो है हमको देखना चाहिए कि क्या चीज़ इससे ऐसी है कि हमको इसका लाभ जो है वो मिल सकता है? देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक तो कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात इसमें की गई है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ दुरूह हैं, तो यहाँ पर एक तो वर्कआउट करने की आवश्यकता है कि जैसे नीति में है 8 से 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस पर अलग से मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार, जो हमारी राज्य सरकार है, शिक्षा विभाग है, उसमें इस पर विचार होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले हम माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसमें बैठक भी ली थी, अपने अधिकारियों से, शिक्षकों से राय मशवरा लिया था, तो उन्होंने टास्क फोर्स की बात की है। तो संभवतः इसमें कोई व्यवहारिक सुझाव हमारे पास आएंगे। धन्यवाद। साथियों, हमने संक्षिप्त रूप से जो है जो नई शिक्षा नीति है उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर जो है यहाँ पर चर्चा की। शिक्षाविदों की हमने यहाँ पर राय जानी, को सुना हमने। तो अब इस शिक्षा नीति में जो मेरे को जो मुख्य प्रावधान लगते हैं वो ये है कि एक तो प्री प्राइमरी क्लासेस का, तो प्री प्राइमरी क्लासेस के बारे में कहा गया है कि उसकी जो जिम्मेदारी है, जो पहले की जो 3 क्लासेस होंगी वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी। तो आंगनबाड़ियों की जो स्थिति है, निश्चित रूप से उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो वहाँ पर स्टाफ है उसको निश्चित रूप से प्रशिक्षण देना होगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जीडीपी का जो 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय करने की बात कही गई है। अगर वास्तव में जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर व्यय होता है तो यह शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लेकर आएगा। और हम आशा करते हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।